अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो आपको बताएंगे कि जनाब साइफर केस के हवाले से क्या अपडेट है, क्या खबरें आ रही हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है नईम अशरफ भट्ट साहब के साथ। ARY के सीनियर रिपोर्टर हैं, वो क्या बताते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सनम जावेद साहिबा आज फिर अदालत में पेश हुई, आलिया हमजा भी पेश हुई। उनके केसेस की क्या अपडेट है और सनम जावेद ने आज बड़ा ज़बरदस्त एक मैसेज दिया है, वो क्या है आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर इस हवाले से बात करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने एक अहम मुलाकात की है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से, किस मुतालिक की है, उसमें से क्या आउटकम होगा, बात करेंगे। और फिर PTI का अगला प्लान भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसके बाद यकीनी तौर पर PTI के अंदर भी एक मायूसी है और उस मायूसी को ओवरकम करने की कोशिश ज़रूर हो रही है। बहरहाल आगे का एक प्लान मुरतब करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके अपने वर्कर्स के तरफ से एक प्रेशर लीडरशिप पर आ रहा है कि जनाब ये जिस तरीके से आप मामला चला रहे हैं, ये तो कोई इसका हल नहीं है और ना इससे कुछ निकलने वाला है। तो अब उनके ऊपर प्रेशर मज़ीद बढ़ गया है इस सारी सूरत हाल के बाद। तो अब PTI के पास क्या ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी साइफर केस के हवाले से आपको बता दें कि ख़बर यह है कि इस हफ्ते में ही इसकी समाअत मुकम्मल हो जाएगी और कभी इम्कान है कि इसी में नतीजा भी आ जाएगा और फैसला सुना दिया जाएगा। जो साइफर केस का मामला है उसमें जो खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और अब जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं। तो अगर 2 से 3 दिन के अंदर उनके दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर इसी हफ्ते भी आ सकता है फ़ैसला। लेकिन अगर वो इसको मज़ीद तूल देते हैं और उसमें जज साहिबान भी तारीख़ कोई लंबी डाल देते हैं अगले हफ्तों की और इस तरह 2-1 दिन की समाअत के बाद, तो फिर उस सूरत में ज़ाहिर मामला आगे बढ़ सकता है। फिर भी इमरान खान साहब की रिहाई फ़ौरी नहीं होगी। साइफर केस अगर ख़त्म भी हो जाता है, उसकी वजह यह है कि इद्दत केस में भी इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं और अलकादर ट्रस्ट केस में भी गिरफ़्तार हैं। तो इद्दत केस में भी जिस तरह से बार बार तारीखें लंबी दी जा रही हैं और लटकाया जा रहा है, उससे भी यही नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल इमरान खान साहब को रिहा करना मकसूद नहीं है और इसका फ़ैसला अभी वहाँ पर नहीं हुआ जिन्होंने उनको कैद करने का फ़ैसला किया था। और इसी तरह से अलकादर ट्रस्ट केस में भी ज़मानत करवानी पड़ेगी। फिर खान साहब की तमाम केसेस में बरियत हो या ज़मानतें हों, फिर वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस हवाले से हमें कोई सूरत हाल बहुत तेज़ी से बनती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी बहुत से लोग ये कहते ज़रूर हैं, लेकिन ये कोई आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो फ़िलहाल मुझे तो कम से कम ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि जिसकी बुनियाद पर मैं आपको ये कहूँ कि जी अगले हफ़्ते या अगले हफ़्ते 2 हफ़्तों में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो मुझे बज़ाहिर ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा जो तज्ज़िया है वो हालात को देखते हुए है, वो वाक़यात की रिपोर्टिंग को देखते हुए है और मेरा तज्ज़िया मुझे ये बताने पर मजबूर करता है कि फ़िलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही। उसकी वजह ये है कि जहाँ कहीं हालात बेहतर करने की कोशिश हो रही हो या बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही हो, तो वहाँ पर हमें इस तरह का ज़िमनी इलेक्शन नज़र नहीं आता जो कि जिस तरह से कल हुआ है। यानी कि आपने टोटल ही ख़ुद को और पूरे सिस्टम इदारों को बर्बाद करके, मतलब टोटल आपने सोचा है कि अलिफ नंगा होकर जो है ना वो बाहर आ जाए, ये वाली सूरत हाल हो चुकी हुई है अब तो। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले इन्होंने देखा कि अच्छा भाई ये फॉर्म 45 पे नाचते फिर रहे हैं, लिहाजा इस दफ़ा फॉर्म 45 उन्होंने हवाले ही नहीं किया अगलों के। बहुत कम फॉर्म 45 जो है इन लोगों के पास हैं। और जिस तरह से अब सारे ये खबर दे रहे हैं कि जो मुबैना तौर पर गवर्नर हाउस में शायद ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और ROs को बुलाया गया, वहाँ पर उनसे दस्तखत लिए गए फॉर्म 45 के ऊपर ऑलरेडी। और उसके बाद जिन्होंने इनकार किया, शेख वकास अकरम तो ये भी क्लेम करें कि 6-7 ने इनकार किया तो उनको मारा पीटा गया, उन पर तशद्दुद किया गया और इस तरीके से जो है उनको मजबूर किया गया कि वो इस पूरे इलेक्शन को चोरी करें। तो इस दफ़ा तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है बेसिकली। पहले तो ये हुआ था 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और फिर बाद में चोरी कर लिया गया। इस दफ़ा इन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराया, इस दफ़ा उन्होंने वोटर को वोट नहीं डालने दिया। गुजरात में तो ये हुआ है कि इवन वोटर वोट ही नहीं डाल सका। तो लाहौर वगैरह बाकी ज़िलों में PMLN का तो वोटर बिल्कुल नहीं निकला, PTI का भी कम निकला, लेकिन जो भी निकला वो था इमरान खान का ही वोटर। जिसने जाके वोट डालना था वो इमरान खान को ही डालना था। लेकिन उन्होंने इस दफ़ा
पहले से ही डब्बे भर भूर के कहीं पे ये किया, कहीं पे ये किया कि एजेंट्स को अंदर ही नहीं आने दिया, कहीं पर ये किया कि आरओज़ के ऑफिस में ही किसी को दाखिल नहीं होने दिया गया और वहीं से फॉर्म 47 जारी हो गए। मीडिया को भी नहीं इस दफ़ा ज़्यादा पास फटकने दिया गया। तो इस तरह का आपने इलेक्शन कराना है तो ये इलेक्शन तो है ही नहीं है। मैं तो इसको इलेक्शन नहीं कहती। कल भी मैंने नाम दिया था, ये सिलेक्शन कमीशन ऑफ नून लीग और कंपनी है, और नून लीग और कंपनी बाहों में बाहें डालकर इस वक्त घूम फिर रहे हैं। तो उन्हीं के जो है ज़ेर असर ये इलेक्शन कमीशन जो है वो, जिसको अब सिलेक्शन कमीशन ही कहा जा सकता है, बदतरीन एक इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान की तारीख़ का, तो उन्होंने ये इलेक्शन कराए। मतलब अब ठीक है, धांधलियाँ होती थी, हेर फेर होते थे, लेकिन थोड़े बहुत तो इलेक्शन होते थे। अब तो आप लोगों ने उस इलेक्शन को, मतलब इसको इलेक्शन कहना ही मेरा ख्याल है इलेक्शन की तौहीन है, इससे लफ्ज़ की तौहीन है। तो बहरहाल जी, ये सब जिस तरह से हुआ है उसके बाद ये कोई सोचे कि जनाब बातचीत के लिए कोई तैयार होगा या कोई बातचीत करना चाहता है, उसको बड़ी मुल्क के मफाद की फ़िक्र हो गई है, तो ये सिर्फ़ एक मजाक ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सिर्फ़ एक धोखा है जो दिया जा रहा है पीटीआई वालों को इस तरह से कि भाई उनके जो जज्बात हैं उसमें वो कहीं बाहर ना निकल आएँ, और उनको अगर किसी चीज़ का इन्हें खौफ है, आप यकीन मानिए, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ है एहतजाज, लोगों के बड़ी तादाद में बाहर निकलने का खौफ। इसके अलावा इन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं, क्योंकि खौफ किस चीज़ का होता है इंसान को, कि कानून का खौफ है कि जी अदालत पकड़ लेगी, कोई पूछने वाला है। तो वो तो आपने देख लिया है ना, अदालतें इनको कुछ कह सकती हैं ना, इलेक्शन कमीशन में आप जाके कोई दरख्वास्त कर सकते हैं कि जी इलेक्शन ठीक करवाएं, ना कोई ऐसा पाकिस्तान में और इदारा है कि जहाँ पर आप ये सोच लें कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो चीज़ से, कोई कानून से ही बंदा डरता है ना कि गलत काम ना करें, वो तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आखिर में जो चीज़ रह जाती है वो माइट इज़ राइट होती है, यानी ताकत का कानून होती है। तो ताकत एक तो इनके पास है, जो कि आपको पता है कि रियासत की ताकत है, मशीनरी है, आप वो पुलिस की सूरत में हो, जिस भी सूरत में हो, उनके पास आपको रोकने के वसाइल हैं जो आपके ही टैक्स के पैसों के होते हैं। और दूसरी तरफ ताकत है आपके पास, अवाम के पास, और वो ताकत है सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी ताकत, बड़ी तादाद में होने की ताकत। वो है आपकी यूनिटी की ताकत। वो ताकत है कि आप लोग बाहर निकल आएंगे और इस ताकत से ये लोग खौफज़दा हैं। सिर्फ एक ये चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो इनको खौफज़दा करती है। ना इनको अल्लाह का डर है, ना इनको कानून का डर है। इनको डर है सिर्फ, तो एक जो डर है वो सिर्फ इस बात का है कि अगर बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए तो क्या होगा। तो ये हर वो चीज़ करते हैं जिसकी वजह से ये आवाम को रोक सकें कि कोई बड़ी तहरीक खड़ी करने में पीटीआई कामयाब ना हो सके। उसके लिए ये हर हथकंडा आजमाते हैं। अवाम पे ये जो जुल्म सितम किया जाता है, जो थोड़ा बहुत भी कहीं कोई निकलने की कोशिश करता है उसे वहीं स्नब कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत निकलने पे भी इसीलिए स्नब किया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं ये बड़ी तहरीक उठाने में कामयाब ना हो जाए। इसीलिए तो छोटे मोटे जलसे जुलूस रैलीज़ पे भी ये लोग क्रैक डाउन करते हैं और उनको रोकते हैं, मना करते हैं, दफ़ा 44 नाफिज कर देते हैं वगैरह वगैरह। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि छोटी पैमाने पर ही उसको रोक दिया जाए, ताकि वो बड़ी तहरीक में, बड़ी मूवमेंट में बदल ना सकें। इसी तरह ये जो इलेक्शन इस तरह से नंगे तरीके से रिग किया जाता है, उसका मकसद भी क्या है, आपको डिसअपॉइंट करना, मायूस करना, जो कि बहुत हद तक लोग हुए भी हैं। मैं अब अगर सही तज्जिया दे रही हूँ तो वो सही तज्जिया ये है कि बहुत लोग मायूस भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो होते हैं कि भाई हम नहीं कुछ कर सक रहे इनके खिलाफ। तो अब इन्होंने जिस चीज़ को अब रोकना है, जिस चीज़ पे इनका फोकस है, वो ये कि अब बातचीत पे लगा दो कि हाँ जी बातचीत होगी, कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी वगैरह वगैरह। ये भी एक टैक्टिक ही है बेसिकली इस बात का कि अब हम इसमें थोड़ी उम्मीद लगा लें कि शायद कुछ मामला सेटल हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना होगी। जो बातचीत होती है वो सिर्फ टाइम, जिसको कहते हैं ना, टाइम लेने के लिए होती है और टाइम गुजारने के लिए होती है। इसके अलावा कुछ इसका मकसद नहीं है। और अगर किसी ने वाकई संजीदगी से बातचीत करनी हो तो वो ये हरकतें नहीं करता जो इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं कि इद्दत जैसे बेहुदा केस में आप तारीख़ों पे तारीखें देते फिर रहे हों। जिसने बातचीत करनी हो वो इस तरह के ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाता कि जिसमें आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करने दिया जाए, वोटर को वोट ही ना डालने दिया जाए। जिसने बातचीत करनी होती है वो ये काम नहीं करता कि कल भी जिस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई हैं और मुख्तलिफ इवन लीडर्स तक को भी इन्होंने कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया, उन पर मुकदमात बनाए हैं और ये रैलीज़ निकालने पे मुकदमात बनाए। तो जिन्होंने बातचीत करनी होती है, जो मसला हल करना चाहते हैं, वो ये काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई इनको थोड़ा सा ये तासुर दो कि हाँ हम बातचीत करना चाहते हैं, हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि वो बात तो कोई करता ही नहीं है। बात तो है ही है कि सिर्फ ताकत का इस्तेमाल है, रियासती दहशत गर्दी है, बदमाशी और गुंडागर्दी है, ये है। तो
इस वक्त ये सारी जो कहानियाँ हैं उसकी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या है। लेकिन बहरहाल पीटीआई ये अपने तौर पर प्लान ज़रूर करिए, पीटीआई के ऊपर प्रेशर है और वो इनके अपने कारकुन का प्रेशर है। उन्होंने कहा है कारकुनों ने कि भाई आप देख लें, आप लोग अगर ये कह रहे हैं कि जी ठीक है हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम वोट की ताकत से ही कर लेंगे, वो भाई अगलों ने आपकी वोट की ताकत को पर्ची बना के बूट के नीचे रौंद डाला है। तो अब ये आपकी पड़ी है वोट की ताकत, कुछ नहीं होने वाला। होना है कुछ तो एहतजाज से होना है, आप लोग बाहर निकलें, लीड करें। ये नहीं चलेगा कि आप कहें कि जनाब ठीक है। और जो ये हिकमत अमली भी बनाते हैं एहतजाज की, वो तो मेरी भी समझ में नहीं आती कि एक जलसा एक तारीख देकर उसके बाद फिर वो बदल देते हैं, फिर बदल देते हैं और उसके बाद फिर अगला जलसा 1 महीने बाद कहीं हो रहा है। तो ऐसे तो प्रेशर नहीं पड़ते भाई हुकूमतों के ऊपर, ना इस तरह की तहरीकें चलती हैं, ना इस तरह का कोई मोमेंटम बनता है। पहली चीज़ तो ये कि पहले ही आपके पास तहरीक चलाने के लिए इमरान खान मौजूद नहीं है, दस्तयाब नहीं है। तो जो बाकी लोग हैं उनको तो फिर बड़ा प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग उनमें से कॉम्प्रोमाइज़ हैं, कुछ खौफज़दा हैं, कुछ थक चुके हैं, कुछ मायूस हैं और कुछ वैसे ही सिंसियर नहीं है। तो ये जो लीडरशिप है, इस तरह की मुख्तलिफ मसाइल में उलझी हुई लीडरशिप, ये उस तरह की लीड करने की सलाहियत ही नहीं रखती। और ये अब प्लान ये करें कि जो हम फैसलाबाद में जलसे की तारीख देंगे, उसके बाद अगला जलसा गुजरात में होगा जहाँ पर मैसिव रिगिंग हुई है। तो जलसे अगर आप बना रहे हैं इसका पूरा एक मंसूबा हिकमत अमली, तो उसमें आपको तेज़ी भी लानी पड़ेगी और फिर ये सोच के करना पड़ेगा जलसा कि इजाज़त नहीं है आपको जलसे की मिलनी। अगर आप ये सोच रहे हैं जी हमने तो जलसों का प्लान बना लिया, अब देखते हैं इंतज़ामिया इजाज़त देती है या नहीं, तो वो आप लोगों को अब तक पता चल जाना चाहिए कि वो आपको इजाज़त नहीं देंगे। तो आपने जो भी प्लानिंग करनी है वो इस हवाले से ही करनी है कि दूसरी तरफ से आपके साथ कोई रियायत नहीं होनी और ना कोई नरमी होनी है। तो पीटीआई अब के ऊपर अब ये पीटीआई की जो क़यादत है ये अब डबल मुश्किल में है, क्योंकि एक तरफ पार्टी कारकुन जो है वो इनके ऊपर दबाव बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो इनको मालूम है कि इनकी अपनी कुछ मसाइल हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिसकी वजह से ये ख़ुद थोड़ा स्लो डाउन करके चीज़ें चल रहे हैं। तो ये अब फंसे हुए हैं बीच में और लेट्स सी कि इनकी क्या इसमें से जान खुलासी होती है। लेकिन अब थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में जाके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट की है जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उसको फौरी फ़िक्स किया जाए ताकि उनकी जो मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल सकें वगैरह, उस पर समाअत तो कम अज़ कम शुरू करें। तो उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि इस हफ़्ते में या मैक्सिमम अगले हफ़्ते में हम इस पिटिशन को लगा देंगे। तो ये काम जो ये महीने डेढ़ बाद बैरिस्टर गौहर को याद आया है, मैं तो कितने दिनों पहले ये कह चुकी हूँ कि भाई आपकी इतनी पिटिशंस जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपको तो चाहिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के साथ चिपक जाएं और बोले उन्हें, चाहे रोते हुए बोलेंगे भाई हमारे लगाओ पिटिशंस। लेकिन यहाँ पर हामिद खान साहब अपनी कोई सियासत कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब वैसे ही कुछ शरीफ से आदमी हैं, उनका कुछ समझ नहीं लगती कि वो बेचारे किसको फॉलो करते हैं। तो उस तरह का आपने नहीं देखा कि उस तरह से पिटिशंस के मामले में, अदालती मामलात में भी एग्रेसिवली पीटीआई मूव की हो और ना ही हमें एहतजाज की सूरत हाल में ऐसा लगा। और इस जो इन्होंने हिकमत अमली बनाई खामोशी की या थोड़े बहुत एक लो लेवल के एहतजाज की, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा इन्हें नुकसान हुआ। वो ये कि अगलों ने और इनके सीने पे चढ़कर ज़िमनी इलेक्शन जिस तरह से चुराया डाका मार के, वो फिर अब इनको समझ आ गई है कि जब आप कमज़ोरी दिखाते हैं तो अगला आपके ऊपर और चढ़ता है। जब आप यानी उनको दबाव डालते हैं, उनके ऊपर अपनी पावर दिखाते हैं, तो फिर उनको थोड़ी सी कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना पड़ता है कि यार उधर भी बंदे बाहर निकला तो हम फिर क्या करेंगे। लेकिन जब आप ही कमज़ोर पड़ जाएंगे तो अगले तो आपको पहले ही दबाने के चक्कर में, कुचलने के चक्कर में है, तो फिर आपके साथ यही होगा जो कल आपके साथ हुआ। बहरहाल दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो डट के खड़े हैं। सनम जावेद साहिबा हैं, आज उनकी पेशी थी, आलिया हमज़ा साहिबा की पेशी थी। दोनों ख़वातीन जो हैं अज़्म हिम्मत की मिसाल हैं। इतना ज़्यादा उनके साथ नारवा सलूक किया गया है और उसके साथ साथ जिस तरीके से मतलब लिमिट है बेहुदा किस्म की केसेस की जो उनके साथ बनाए गए हैं। और फिर भी उनको रिमांड देने वालों को भी सलाम है भाई, मेरा तो उन जजेस को भी सलाम है। क्या इनकी बहू बेटियां घर में बीवियां नहीं हैं, बहनें नहीं हैं कि आप दूसरों की बहनों को इस तरह नाजायज़ मुकदमात में रिमांड पे रिमांड देते चले जा रहे हैं। तो शायद यही वजह है कि आपकी हैं, इसलिए आपको परेशानी है उनकी सिक्योरिटी की, इसीलिए आप दूसरों की बेटियों को जो है वो ज़िंदान में डाल के और इत्मीनान से अपने घर चले जाते हैं। तो बहरहाल
मैं वही बात कह रही हूँ ना, इनको तो ये शर्म दिलाना भी, अब शर्म दिला दिला के भी वैसे हम जैसे साफ़ी ने थक गए हैं कि ना इनको कोई अल्लाह से डर है, ना इनको कोई कानून का डर है, ना इन्हें कोई माशरती तौर पर किसी बात की शर्मिंदगी होती है कि यार हम क्या मुंह लेकर लोगों के सामने जाएं। तो ये अब सारा सिस्टम इसी तरह का ही हो गया हुआ है। सनम जावेद साहिबा फिर भी हंसती मुस्कुराती आती हैं, पेशियाँ भुगतती हैं, मज़ीद उनके रिमांड दे दिए जाते हैं। आज उन्होंने इंटरेस्टिंग एक मैसेज जो है वो लिख के दिया है, जो मीडिया पे आया भी है, कि उन्होंने कहा 9वां केस और 12वीं गिरफ्तारी। तो 9 केस उनके ऊपर पूरे हो गए हैं, 12वीं बार वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। 14 रोज़ा, 1 रोज़ा, 7 रोज़ा, मुसलसल 22 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया उनका। ये शर्मनाक है। एक निहत्ती लड़की है वो क्या वो कोई गैंग चला रही है, वो कोई दहशतगर्द है जिसका कोई पीछे पूरा कोई खुदकुश जैकेट्स का अंबार लगा के बैठी हुई है? कौन है वो जिसका आप इस तरीके का रिमांडे देते फिर रहे हैं? शर्म नहीं आती। तो बहरहाल आगे से वो कहती हैं मगर क्या फ़ायदा, लीडर कल भी वही था, आज भी वही है, यानी इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी। और फिर एक शेर लिखा है उन्होंने कि सता कर देख ले जालिम तेरी ताकत जहाँ तक है, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। तो ऐसे भी लोग हैं बीच में काफ़िले में जो बेपरवाह हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो फिर भी डटे हुए हैं। वो कहते हैं खान के साथ हैं, खान। और ये वो लोग हैं, देखिए इंटरेस्टिंगली, ये कोई वज़ीर नहीं थी, ये कोई पार्टी की ओहदेदार नहीं थी, इन्होंने कौन से कोई इक़्तिदार के मज़े लूटे हुए हैं कि जी आज इनके ऊपर कोई फ़र्ज़ था कि ये इमरान खान का साथ देते। नहीं, कोई फ़र्ज़ नहीं था इनके ऊपर। वो कहते ना वो वाजिब ही नहीं थे वो कर्ज़ जो अदा किए इन्होंने। तो ये वो वाले लोग हैं जो रियलिटी में कमिटेड लोग थे और जो अपने लीडर के साथ बिल्कुल बेलौस मोहब्बत में मुब्तला थे। या आलिया हमज़ा साहिबा जो हैं, ये तो चलिए फिर भी पिछली दफ़ा एमएनए थी, लेकिन कोई ख़ास ऐसी उनके पास वजारत वगैरह तो नहीं थी। मलेरिया रहा है इनको भी जेल के अंदर, और जिस तरह से इन्होंने भी जेल काटी है वो भी यही बात करती हैं बाहर आके खड़ी होकर के जी खान के साथ खड़े हैं। तो ये इनका बस इन औरतों पे ही चलता है, चलने दें। आगे जी आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब जो है, उन्होंने जो इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है बड़ी, वो क्या है, राना सनाउल्लाह साहब लगता है जैसे इमरान खान के फ़ैन हो गए आज, तो वो भी मान गए हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी जो इमरान खान ने मज़ामत दिखाई है, लेकिन उसने मज़ामत दिखाई है, वो खड़ा हुआ है, तो वो आज मान गए। नईम अशरफ भट्ट साहब के साथ जो उनका इंटरव्यू था, काफ़ी इंटरेस्टिंग उनकी बातें हैं, 3-4 पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जिस पे बात करना ज़रूरी है। एक तो इस बात का कि खान साहब की मज़ामत को माने, और ये अगर वो बात कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये जितनी पूरी कंपनी थी जो खान साहब के ख़िलाफ़ काम कर रही थी, वो सब ये फिर इसका मतलब है मान चुके हैं। इन सब की ये मिसकैलकुलेशन थी कि खान जेल नहीं काट सकेगा ये 2-4 दिनों में, यानी इनका ख्याल था मज़ामत ही नहीं कर सकेगा। अगर बहुत भी हुआ, मज़ामत कर भी ली, जलसे कर भी लिए ये वो, तो फिर भी जेल में जाके तो बहरहाल हाथ खड़े कर ही देगा। लेकिन इनकी वो कैलकुलेशन भी गलत साबित हुई, और ख़ान साहब ने जेल जिस तरह से काटी है उसके बाद अब ये सारे PMLN के लोग जिन्होंने मिस कैलकुलेशन की, इस्टेब्लिशमेंट, आपके मीडिया के बहुत सारे टाउट सहाफ़ी वगैरह, ये सब मानने, और ज़रूरी नहीं सारे टाउट ही, जो यानी इंडिपेंडेंट सहाफ़ी थे बाज़, वो भी ये समझते थे उनके लाइफस्टाइल को देखते हुए, जिस तरह से उन्होंने एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ गुजारी है, तो ये सब देखते हुए उनका भी ख्याल था कि इमरान खान साहब शायद जेल उस तरह से नहीं गुजार सकेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम अंदाजे और जो दावे थे वो गलत साबित किए, और आज उनके मुखालिफिन भी ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि इमरान खान ने वाकई मज़ामत की तारीख़ रकम की है। और उन्होंने कहा साथ में कि अवाम तो मज़ामत पसंद करती है, और PMLN को जो लोगों ने रिजेक्ट किया है, इसकी वजह ये है कि हम मफाहमत की तरफ चले गए। ये बात राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब या कुछ लोग ऐसे हैं जो बहरहाल थोड़ा बहुत सच बोल रहे हैं, PMLN के भी लोग, और कुछ ऐसे भी हैं जो जुटाई से आके अभी भी कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इलेक्शन जीत लिया अपनी पॉलिसीज़ की बदौलत। भी बता मुझे कौन सी पॉलिसीज़ किया क्या आपने 2 महीने में जो आप आकर इस तरीके से जुटाई और बेशर्मी के साथ झूठ भी बोल लेते हैं। तो बहरहाल कुछ ऐसे भी हैं राना सनाउल्लाह टाइप। उन्होंने कहा है कि जावेद लतीफ़ भी जो शोर मचा रहे हैं अपने हारने का, ये भी फजूल है, जेन्युइन हार हुई है उनकी, और पैसे वैसों का इल्ज़ाम भी वो गलत लगा रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जी उन्हें असल में प्रॉब्लम सिर्फ ये कि राना तनवीर कैसे जीत गए, अगर राना तनवीर हार जाते तो फिर जावेद लतीफ़ भी शायद उस तरह से शोर ना मचा रहे होते। बाकी उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से वो पहले भी रिजर्वेशंस का इजहार करते रहे, फिर उन्होंने बात की है कि ये कानून साजी करनी चाहिए,
कि कोई भी निगरान सेटअप में जो बंदा है वो आइंदा सेटअप में कोई भी ओहदा, कोई भी तरह का किसी भी तरह की कोई मराहत नहीं ले सकेगा, क्योंकि इस तरह तो फिर सारे निगरान जो भी आएंगे कभी भी, वो तो अगली हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तमाम इकदाम करेंगे जो कि अगली हुकूमत को सूट करते हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सूट करते हों। तो ये तो फिर निगरानी का जो कॉन्सेप्ट है कि गैर जानिबदार इंतज़ामिया हो, वो तो कॉन्सेप्ट ही फिर फौत हो गया, और ये हमने होता हुआ देखा। वैसे तो सारा कुछ ही फौत हो गया, जिस तरह हमने देखे 8 फरवरी के इलेक्शंस और उससे पहले जो कुछ होता रहा। लेकिन जो निगरानी के हवाले से उनकी ये बात है, ये बड़ी वैलिड है। मेरे नज़दीक तो ख़ुद ये निगरान हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। असल बात सिर्फ ये कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल आपका इंडिपेंडेंट और गैर जानिबदार होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, और उसके तहत इलेक्शन हो, भले गवर्नमेंट किसी की भी हो। वो गवर्नमेंट सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए हो, और जो फैसला साजी है, जो मामलात हैं, वो तो रुक जाते हैं वैसे इलेक्शन के दिनों में। हाँ, ये है कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठा सके। इस तरह का इलेक्शन कमीशन नहीं जिस तरह का ये सिलेक्शन कमीशन ऑफ नून लीग है। तो ये उन्होंने बातें की। एक और इंटरेस्टिंग बात उनकी ये थी कि जो फैज़ हमीद साहब को उन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि जो TLP का धरना था वो फैज़ हमीद की वजह से नहीं हुआ, ये TLP ने अपने तौर पर किया था, और बातचीत करने की हुकूमत ने कोशिश की, जो नाकाम हुई, तो फिर फैज़ हमीद साहब ने उन्हें इंगेज किया था। तो अपनी ही पार्टी के बयानिए की नफ़ी करते नज़र आते हैं राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि PMLN का तो हमेशा से हर तान जिसको कहते हैं वो जाके टूटती फैज़ हमीद पे, कि हर जो बुरा काम हो रहा है वो कर ही फैज़ हमीद साहब रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर उनको इस धरने के बारे में भी PMLN का मौक़िफ़ यही था, और स्टिल ये बहुत सारे लोग इनके आके कह रहे हैं कि धरना फैज़ हमीद ने कराया था। लेकिन इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने उनको क्लीन चिट दिया कि जी ऐसी कोई बात नहीं थी। और फिर उन्होंने बातचीत की बातों के ऊपर कहा कि बिल्कुल बातचीत से ही मसले हल हो सकते हैं, और इसके लिए अगर इमरान खान की रिहाई भी करनी पड़े तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इन केसेस की फिर हैसियत क्या है, जिसके बारे में ख़ुद मुखालिफिन, केसेस बनाने वाले ये कह रहे हैं कि उनको रिहा किया जा सकता है, यानी उन्हें पता है कि ये केसेस जेन्युइन नहीं हैं। तो ये तो ख़ुद एक बहुत बड़ी गवाही है इमरान खान साहब के केसेस के ख़िलाफ़ और इमरान साहब के हक़ में, कि ये केसेस जो हैं इसमें कोई किसी किस्म की भी रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं है, और वो समझते हैं कि इनको रिहा किया जाए तो उससे माहौल बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर इस वक्त उन्हें रिहा किया जाता है तो फिर उसके बाद ये हुकूमत चलेगी कैसे, इनके पल्ले क्या रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए उनकी रिहाई ना तो इस वक्त PMLN को सूट करती है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को सूट करती है। तो इसीलिए ये लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनको जेल में ही रखा जाए और उनसे कोई बातचीत भी ना की जाए, और जो अपने तमाम इनके अहदाफ हैं, अगले जो एक्सटेंशंस होनी हैं, जो भी इन्होंने मामलात अगले सालों के लिए तय करने हैं, वो सब हों। और इस सारे दौर में ये पूरी इनकी प्लानिंग है कि खान साहब को बिल्कुल टोटली आउट रखा जाए, और जो इनका वर्कर है, जो वोटर सपोर्टर है, उसको मायूस करके घरों में महसूर कर दिया जाए, ये बाहर ना निकल सकें, और ये इसी तरह डंडे के ज़ोर पर अगले कुछ साल हुकूमत करते रहें। तो बज़ाहिर तो प्लानिंग यही नज़र आ रही है, लेकिन इतनी मायूसी फैलाने के बाद आखिर में बस मैं ये ज़रूर कह दूँ कि अगेन बात वहीं पे आती है कि एक प्लानिंग इंसान करता है, एक प्लानिंग अल्लाह ताला भी करता है। तो कब किस वक्त क्या हो जाए, किस तरह से गेम पलट जाए, ये आप कभी कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हालात जैसे भी हों, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। वही है जो कि आपको इतने तारीख रात में से सुबह की किरण रोशन करता है। तो उसके लिए जितने भी बड़े मसाइल हो, समंदर की झाग से ज़्यादा क्यों ना हो, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जब किसी भी वक्त हम देखेंगे कि कोई सिलसिला ऐसा बनेगा, कोई एक इंसिडेंट भी बाज़-औक़ात किसी नई रेवोल्यूशन का शाखसाना बन जाता है, बुनियाद बन जाता है, और ये जिद्दोजहद जो होती है इसी तरह ही होती है, लंबी होती है, ये 1-2 दिन की बात नहीं होती। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।